नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्यूबरकुलोसिस। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और उसके अलावा इसके कौन से कॉजेटिव एजेंट है, उसके अलावा ये ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, ओवरऑल सिम्टम क्या है या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट इसकी क्या है, ओवरऑल ये सब हम इस लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ठीक है, पहले ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज में इफेक्टेड इन द लंग्स। हमें पता है कि है ना, एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो क्या करती है, इफेक्ट करती है लंग्स। उसके अलावा बट इट इज कैन आल्सो बी इफेक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बोन्स एंड लिम्स, लिम्फ नोड एंड ब्रेन, किडनी। और उसके अलावा क्या है कि अगर हमने कहा है कि सीवियर टीबी हो गई है तो वो क्या करेगी, बोन पे भी इफेक्ट करती है, उसके अलावा ब्रेन पे और किडनी पे भी इफेक्ट करती है। मोस्टली अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो ये एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो क्या करती है कि एक इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है और उसके अलावा ये इफेक्ट करती है लंग्स पे। ओवरऑल मोस्टली अगर देखा जाए तो कंडीशन हो गई है तो ये अदर जो भी ऑर्गन है उनको भी इफेक्ट कर सकती है। और उसके अलावा दिकास द बैक्टीरिया, और उसके टीबी को कौन काज करवाता है, बैक्टीरिया काज करवाता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो क्या है कि करवाता है, काज करवाता है टीबी को। और उसके अलावा स्प्रेड थ्रू द एयर ड्रॉपलेट, जो एयर ड्रॉपलेट होते हैं उनके थ्रू ये क्या है कि ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्जांपल, जिसने अगर इन्फेक्शियस पेशेंट है वो अगर कफ कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, बोल तो उसके जो भी जो होगा सलाइवा के थ्रू या फिर हम कहते हैं कि स्नीजिंग के थ्रू, कफ के थ्रू, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है एज अ ड्रॉपलेट के थ्रू। ठीक है, माउथ के थ्रू। अगर उसके अलावा हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं तो टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से लेके या 3 से लेके 12 वीक तक क्या है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी भी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो हम 3 महीनों में उससे डायग्नोज कर सकते हैं। और उसके अलावा मेनली रिटन एंड द ईयर्स ऑफ द टीबी, और लेटिन जो टीबी है वो जल्दी ये डायग्नोज भी नहीं होती है, 1 साल लग जाता है उसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ टीबी क्या क्या इसके टाइप। सबसे पहले पल्मोनरी टीबी और उसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो टीबी होती है उन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा लैटिन टीबी या फिर DR टीबी जो होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो उसकी वजह से जो टीबी होती है वो। तो डिफरेंट क्या है टीबी के टाइप्स होते हैं जिनको हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ टीबी में फर्स्ट में आता है कि पल्मोनरी जो टीबी होती है वो लंग्स पे इफेक्ट करती है, इफेक्ट इन लंग। मोस्ट कॉमन एंड इन्फेक्शियस, जो एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस है जो हमें पता है कि लंग्स पे इफेक्ट करती है। उसके अलावा पल्मोनरी टीबी में क्या होता है कि दे इफेक्ट अदर ऑर्गन्स लाइक अ बोन। उसके अलावा ब्रेन एंड लिम्फ नोड्स को भी वो इफेक्ट करती है, तो उसको हम कहेंगे कि पल्मोनरी। लंग्स के अलावा होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, जो ब्रेन में हो सकती है, लिम्फ नोड में हो सकती है या फिर अदर बॉडी के ऑर्गन में हो सकती है। लेटेंट टीबी में क्या है कि इन्फेक्शियस प्रेजेंट बट नो सिम्टम्स, नॉट इन्फेक्शियस। मीन्स के लेटेंट टीबी प्रेजेंट तो होती है पर कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता है, तो इस वजह से उसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं। और MDR टीबी उससे कहते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, रेजिस्टेंट टू द टीबी इन मेडिसन्स के है ना, मेडिसन की वजह से जो रेजिस्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस ऑफ द टीबी। तो ओवरऑल ये क्या है कि 4 इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें हम मोस्ट कॉमन जो देखते हैं वो फर्स्ट और थर्ड टाइप, जिसमें लेटेंट टीबी और पल्मोनरी टीबी हम मोस्टली देखते हैं पेशेंट में। इसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम की कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं टीबी में। तो ओवरऑल हम ट्यूबरकुलोसिस जो भी साइन और सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि प्रेसिस्टेंट कफ मोर देन 2 वीक और 3 वीक से ज्यादा है कि कफ होना उस पेशेंट को, और उसके अलावा प्रेसिस्टेंट कफ हो, और उसके अलावा ब्लड
ब्लड इन स्पर्टम, जो स्पर्टम होगा उसमें क्या है कि ब्लड आना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फीवर, स्पेशली इवनिंग राइजिंग, उस टाइम पे शाम की टाइम पे फीवर होना, उसके अलावा ब्लड इन स्पर्टम और उसके अलावा ब्लड आना हमारे स्पर्टम में, और उसके अलावा जो भी पेशेंट है उसको लगातार खांसी हो, ठीक है। और उसके लाइट स्वीट और वेट लॉस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेस्ट पेन, ये क्या है कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट को टीबी हुई है या नहीं, क्योंकि उसको फटीग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नाइट स्वीट होगा, ये सारी क्या है उसमें मोस्टली सिम्टम हमें दिखाई देते हैं पेशेंट में जिनमें टीबी होती है। अगर हमें उनको मालूम करना होता है तो हमें ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस या फिर ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले डायग्नोस में हम बात करते हैं स्पर्टम टेस्ट करवाते हैं, जिसमें क्या है कि हमें AFB जो टेस्ट करवाते हैं सीरम की, जिसमें हमें पता चलता है कि टीबी है, ठीक है। या फिर हमें क्या है कि उस एक कन्फर्मेशन जो भी होती है ना, वो हमें क्या है कि स्पर्टम के थ्रू ही पता चलता है, क्योंकि वो लंग्स पे इफेक्ट कर रही होती है वहाँ पे, तो स्पर्टम के थ्रू हमें पता चलता है। और जीन एक्स पार्ट टेस्ट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, वहाँ पे चेस्ट एक्सरे इसलिए करवाते हैं ताकि हमें क्या है कि टीबी क्या करती है, जो अपर लंग्स का जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या करती है, होल बनाना, कैविटीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। जो बैक्टीरिया होता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो क्या करता है वहाँ पे होल बनाना स्टार्ट कर देता है, कैविटी बना देता है, तो उसमें हमें क्या है कि पता चलता है। और उसके अलावा जो ट्यूबरलाइन स्किन टेस्ट है वो करवाते हैं। इस तरीके से हमें ओवरऑल क्या है कि टीबी का पता चलता है कि टीबी है या कौन सी टीबी है, लैटिन है या फिर पल्मोनरी है, तो ये भी हमें पता चलता है डायग्नोस से। और उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट यूज 6 मंथ, और हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म एक ट्रीटमेंट होता है टीबी का 6 मंथ, हमें प्रॉपर दिन टेबलेट उसकी लेनी होती है। अगर एक दिन भी हमने नहीं ली तो हमें दोबारा से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टार्टिंग। इसलिए क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो वो के टाइम पर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, और पूरा एक हम कहते हैं ना रूट से चलना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा बात करते हैं फर्स्ट लाइन में जो ड्रग्स आती है, आइसोनिजाडिन, और उसके अलावा पिंस, और उसके अलावा पैरानिजामाइड, और उसके मिथोब्रोल्स, ये सारी क्या है कि है ना ब्यूटेनॉल, और ये ड्रग्स हम क्या करते हैं ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो देते हैं ना ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन में हम ये सारी ड्रग्स देते हैं। अगर ये ड्रग्स रेजिस्ट हो गई तो हाँ, उसके अलावा हम जो दूसरी ड्रग्स देते हैं वो सेकेंड लाइन में देते हैं पेशेंट को। और उसके बाद हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की और प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले इंश्योर द पेशेंट्स टेक फुल केयर ऑफ द मेडिकेशंस, जो भी फुल कोर्स ले मेडिकेशन का उसको हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि पेशेंट फुल कोर्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो बीच में छोड़ तो नहीं दे रहा है। एक दिन भी कोर्स को छोड़ा तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और उसके अलावा टीच द कफ जब होती है उसके लिए भी हम क्या करेंगे, टीच करेंगे। और उसके अलावा आइसोलेटेड इन्फेक्शियस पेशेंट, जो भी इन्फेक्शियस पेशेंट है उसको हम दूर रखेंगे ताकि उनको ना हो सके टीबी, ठीक है। उनको हम प्रिवेंट करने के लिए उनको अलग रखते हैं। और उसके अलावा प्रोवाइड हाई प्रोटीन हाई कैलोरीज डाइट देते हैं, उसकी जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरी हो सके। और उसके अलावा मॉनिटर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि इसका जो भी साइड इफेक्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस में, मोस्टली हम जब ड्रग्स देते हैं ना तो यूरिन का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, तो ये एक साइड इफेक्ट है। तो पेशेंट को पता नहीं होता है तो वो डर जाता है कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो उसकी वजह से ये सारी कंडीशन हो रही है, तो वो डर जाता है। इसलिए हमें क्या है एजुकेट करना होता है और बताना होता है, और हम खुद भी मॉनिटर करते हैं और ज़्यादा तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। उसके अलावा एजुकेट अबाउट प्रिवेंशन एंड स्प्रेड, के किस तरीके से एक से दूसरे बंदे में स्प्रेड होती है, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो, ओवरऑल हम उस पेशेंट को बोलेंगे। उसके अलावा प्रिवेंशन BCG वैक्सीन गिव एट द बर्थ, और प्रिवेंशन के लिए हमें पता है कि BCG जो वैक्सीन है एट द बर्थ, जो न्यू बॉर्न होता है उसके बर्थ के टाइम लगती है, एंड अर्लीज डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। और उसके अलावा क्या है कि
टीबी को अर्लीस्ट डिटेक्ट करो और इजीली ट्रीट भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा गुड वैक्सीन्स एंड कवर माउथ वेल कफिंग्स, जब कफिंग हो तो माउथ को क्लोज करना, कवर करना होता है किसी भी चीज़ से। और उसके अलावा अवॉइड ओवर क्राउडिंग, जो भी ओवर क्राउडी एरिया होता है वहाँ जाने के लिए आप अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इन्फेक्शियस पेशेंट होते हैं तो ओवरऑल वो भी इफेक्ट करता है। तो ये सारी प्रिवेंशन होती है। हमने नर्सिंग मैनेजमेंट और ओवरऑल जो भी प्रिवेंशन है उसको डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।